हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। बीपीएससी एईडीओ के सामान्य अध्ययन के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आप सभी का और आज सामान्य अध्ययन का हम डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 6। तो फ्रेंड्स, ये वॉल्यूम 3 हम एडुटेरिया का डिस्कस कर रहे हैं, जो आपका बिल्कुल लेटेस्ट आपका अपडेटेड सेट हो रहा है और इसके सामान्य भाषा का जो भी प्रैक्टिस सेट था वो समाप्त हो चुका है। और इसमें फ्रेंड्स इसके बाद 2 सेट और आपका सामान्य अध्ययन का होगा, फिर मैथ का सारा सेट हम प्रोवाइड करेंगे। तो आप सभी अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए सेट नंबर 6 का डिस्कस करते हैं पहला सवाल से, और आप लोग अपना आंसर ज़रूर कमेंट करके बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर, पहला क्वेश्चन है कि ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं को पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम में सजाएं, कौन सा उत्तर इसका सही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं तो सबसे पहले आपका जास्कर आएगा, जास्कर के बाद फिर पंजाल आएगा और इसके बाद गिलगित आएगा और इसके बाद यहाँ पर आपका जो आएगा वो वुलर झील आएगा। तो सही आंसर इसका जो बनता है वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है भूमिगत जल द्वारा निम्न में से कौन सी आकृति बनती है। तो भूमिगत जल जो होती है उससे घोल रंध्र का भी निर्माण होता है, युवाला का भी और अंध घाटी का भी। ऑल उत्तर इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि खनिजों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन इसमें असत्य है। तो असत्य कथन की चयन करें। पहला है कि इसका निर्माण प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि खनिजों का एक रासायनिक संगठन होता है, ये भी सही है, इसका केमिकल कंपोनेंट होता है। सी ऑप्शन है कि केवल भौतिक परिस्थिति का परिणाम होता है, तो नहीं, ऑप्शन सी गलत होगा। ये भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम होता है, तो रासायनिक परिस्थिति का भी परिणाम होता है, इसलिए केवल भौतिक यहाँ पर गलत होगा, तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, लिखा हुआ कि भारतीय राज्यों में साक्षरता दर की सही क्रम बताइए, कौन सा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर साक्षरता दर अगर देखेंगे घटते हुए क्रम में तो सबसे अधिक केरल का होता है, सबसे अधिक आपका किसका है, केरल का। और केरल में लगभग कहें तो 94% है। केरल के बाद बारी आता है मिजोरम का, और मिजोरम में अप्रॉक्स आपका 91.5% साक्षरता दर है। थर्ड स्थान पे गोवा आता है, और गोवा में देखेंगे तो अप्रॉक्स आपका 89% लगभग राउंड फिगर में आप लिख सकते हैं। और इसके बाद त्रिपुरा का क्रम आता है जो कि 87.5 यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से क्रम आपका जो सही होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट लिखा हुआ है निम्नलिखित झील एवं खनिज राज्य का कौन सा जोड़ा इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखेंगे यहाँ पर अष्टमुडी झील केरल, तो बिल्कुल सही है, केरल में होता है। साथ ही वेम्बनाड झील भी केरल में ही होता है। पुलिकट झील जो तमिलनाडु दिया है, तो फ्रेंड्स पुलिकट झील जो होता है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है, और ज़्यादा इसका हिस्सा जो पाया जाता है वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है पुलिकट का। उसके बाद रूपकुंड झील जो पंजाब दिया है, तो फ्रेंड्स रूपकुंड झील यहाँ पर पंजाब लिखना गलत है, क्योंकि ये आपका हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। अब ऑप्शन से देखेंगे तो बी तथा सी दोनों हमें करना होगा, बी तथा सी दोनों उत्तर होगा, क्योंकि अधिकांशता भाग जो है पुलिकट का वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर डी उत्तर करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 6, लिखा है इनमें से कौन सी नदी घाटी परियोजना मात्र एक ही राज्य में है। एक ही राज्य में कौन सा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर चंबल परियोजना जो दिया गया है तो ये आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश के भागों को सिंचित करता है। इसके बाद मयूराक्षी परियोजना दिया है, तो मयूराक्षी परियोजना जो है वो आपका झारखंड और वेस्ट बंगाल आदि क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। वहीं शरावती परियोजना की बात करें तो ये आपका केवल कर्नाटक में विस्तृत है, तो इसलिए
केवल आपका सी उत्तर इसमें राइट होगा, जो मात्र एक ही राज्य में है। नेक्स्ट है 7 नंबर, लिखा ब्राज़ील कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है। तो फ्रेंड्स इसका डाटा याद रखना है कि ब्राज़ील जो होता है कुल 10 देशों के साथ सीमा साझा करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है 8 में, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य बताइए कौन सा है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा फ्रेंड्स तमिलनाडु राज्य को प्राप्त होती है। किसको प्राप्त होती है? तो तमिलनाडु को, क्योंकि यहाँ पर लौटती हुई मानसून से वर्षा होती है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है 9 नंबर में कि पृथ्वी की सतह में उपस्थित तत्व का कर्म बताइए इनमें से कौन सा है। तो अगर पृथ्वी की सतह की बात किया जाए तो सबसे अधिक आपका ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन की बाद आप अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन के बाद फ्रेंड्स एल्यूमिनियम। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो ऑक्सीजन जो है वो 46.71% पाया जाता है। वहीं सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन की मात्रा 27.69% और एल्यूमिनियम जो है 8.07%। तो सही आंसर जो इसका होगा वो ऑप्शन बी करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 10 नंबर, लिखा है कि भूमध्य सागर में कौन सा अफ्रीकन देश जुड़ा हुआ है। तो भूमध्य सागर में आपका मिस्र, मोरक्को, लीबिया मिस्र, ट्यूनीसिया मिस्र, ये सभी आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी करेंगे इसमें। नेक्स्ट 11 है, कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदुओं के बीच जो है आवेशों का विद्युत बल क्या होता है, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है कि कूलाम के नियम में कहा गया कि आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और इसके फार्मूला की बात करेंगे तो फोर्स प्रोपोर्शनल जो इसका होता है वो आवेश Q1 इंटू Q2 और इसके बीच की दूरी के वर्ग यानी R² के प्रोपोर्शनल होता है। अगर F और यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाकर इक्वल का साइन लाते हैं तो कांस्टेंट के रूप में K आता है और ये बन जाता है Q1 Q2 और बटा में R²। एग्जाम में इस K का वैल्यू भी पूछा जाता है कि कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है। तो याद रखेंगे 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर जो होता है ये कांस्टेंट का यहाँ पर वैल्यू होता है। तो यहाँ से याद रखेंगे जो न्यूमेरिकल में सॉल्व करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है 12, लिखा है क्वांटम संख्याएं कितनी प्रकार की होती है। तो क्वांटम संख्या की बात करें तो इसमें मुख्य क्वांटम संख्या होता है दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो कुल यहाँ पर 4 होता है। नेक्स्ट 13 में है कार्बन और नाइट्रोजन का यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया है समस्थानिक का। अब ये क्या है? तो फ्रेंड्स इसमें अगर देख रहे होंगे तो एटॉमिक वेट जो है परमाणु भार इक्वल है, 14 और 14 बराबर है, बट परमाणु संख्या यहाँ पर अलग अलग है, 6 और 7 यहाँ पर दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर याद रखेंगे परमाणु भार अगर बराबर हो और परमाणु संख्या अलग अलग हो तो उसे समभारिक के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं उसे? समभारिक कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 दिया है, यदि लकड़ी, लोहे, मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए और वायु अगर अनुपस्थित है तो उनके पृथ्वी पर पहुंचने का क्रम क्या होगा। तो फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखेंगे कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो द्रव्यमान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है अगर वहाँ पर निर्वात हो, यानी यहाँ पर आपका तीनों वस्तु एक साथ पहुँचेंगे चाहे उनका मास अलग अलग ही क्यों ना हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबका 15 है, लिखा इनमें से कौन सा मिश्र धातु नहीं है। तो फ्रेंड्स इस्पात, पीतल और कांसा ये 2 या 2 से अधिक तत्वों का मिश्रण है, बट जिंक केवल और केवल एक तत्व है, मिश्र धातु नहीं है। नेक्स्ट रहेगा 16, क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उसके चाल में होने वाले परिवर्तन
निम्न में से दिए गए कथन पर कौन सा सही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से दो क्वेश्चन आपको याद रखना होगा कि अगर सघन माध्यम से, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होगा। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे सघन से अगर विरल में जाएगा, जैसे सी में लिखा हुआ सघन से विरल में अभिलंब से दूर होगा, तो ये बिल्कुल सही है। और इसी का अपोजिट अगर हो कि विरल से अगर सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें ऊष्मा का रूपांतरण संवहन के द्वारा नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है भूमि और समुद्र मंद पवन में, तो इसमें होता है। उबलता जल में भी संवहन होता है। बात्य भट्ठी के चारों ओर भी होता है। लेकिन ऑप्शन सी में बल्ब के धारा प्रवाह के कारण बल्ब के कांच की सतह का गर्म होना, ये संवहन का नहीं बल्कि विकिरण का उदाहरण होता है। किसका है? विकिरण का। तो इसलिए आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्ण पाचन रस किसे कहा जाता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी पाचन हेतु एंजाइम्स उपस्थित होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर याद रखेंगे अग्नाशयी रस। कौन सा है? अग्नाशयी रस। और इसमें कई सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे अग्नाशयी रस में आपका ट्रिप्सिन पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है। तो ये सभी एंजाइम जो है अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन का कार्य नहीं है। ठीक है, तो प्रोटीन का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो लिखा गया है कि कोशिकाओं के भीतर आनुवांशिक सूचना संग्रहित करना, तो ये जो है वो प्रोटीन का कार्य नहीं है, बल्कि ये कार्य होता है डीएनए और आरएनए का। ये जिम्मेदार होता है डीएनए और आरएनए इसके लिए। तो आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट है 20 लिखा एड्स का एक कारण ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस यानी एचआईवी है। सामान्यतः एचआईवी संक्रमण परागण किसके माध्यम से होता है। तो 20 का आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा है कि प्रदूषित हवा में सांस लेने से, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है कि संदूषित रक्त और रक्त उत्पादों के संचरण से, हाँ बिल्कुल, इससे आपका क्या हो सकता है, तो एड्स का खतरा हो सकता है। बी ऑप्शन आपका राइट करना होगा। ठीक है, और क्वेश्चन आता है कि एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो याद रखेंगे इसके लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 21 लिखा है ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो इनमें बढ़ोतरी जो होता है वे श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में, किसमें, तो WBC में। ठीक है, तो WBC की संख्या में असाधारण वृद्धि होती है इसमें। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन है कि वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र O के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, तो निर्मित प्रतिबिंब जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन इसका देखेंगे फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से लिखा गया है। प्रतिबिंब इसमें आपका आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा। कैसा, तो आभासी और बड़ा। नेक्स्ट है केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला प्रमुख कोशिकांग है। कुछ कोशिकाओं में वयस्क अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो निम्न में से कौन सी कोशिका है। तो उस कोशिका का नाम याद रखना है, वो है आपका लाल रुधिराणु। कौन सा है, लाल रुधिराणु। लाल रुधिराणु आया है तो 2-3 सवाल याद रखिए। आरबीसी के बारे में पूछा जाता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के बारे में क्वेश्चन आता है कि इसमें केंद्रक होता है कि नहीं। तो पहला तो यही याद रखना है कि इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। साथ ही इसकी आकृति पूछा जाता है, तो आरबीसी की आकृति जो है उभयावतल होता है, उभयावतल पाया जाता है। वहीं आरबीसी का निर्माण अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे आरबीसी का निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं, तो ये याद रखना है प्लीहा या स्प्लीन को, प्लीहा या स्प्लीन को इसका कब्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में 24। क्वेश्चन है 8 kg कार
90 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकंड के बाद यह कार रुकती है, तो ब्रेक द्वारा लागू बल क्या होगा? तो बल का फार्मूला बिल्कुल सिंपल जानते हैं कि होता है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास तो इसमें दे दिया गया है 800 kg, बट यहाँ पर त्वरण निकालना होगा, तो त्वरण होता है v माइनस यू बटा टी, यानी 90 माइनस 0 और बटा में समय कितना है तो 5 है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो फ्रेंड्स 90 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 30 मीटर पर सेकेंड आएगा, बटा में कितना होगा 5। तो यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 सेकेंड फ्रेंड्स 5 किलोमीटर, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ देखना है क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करेंगे, 90 किलोमीटर पर आवर 30 नहीं बल्कि 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। अब सही आंसर आएगा, 5 पचे 25 होगा तो 8 पचे 40, यानी कि 4000 इसका उत्तर आ जाएगा, 4000 न्यूटन। नेक्स्ट है 25 नंबर में, और यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 क्या करना है, मैच करना है। ईंधन के अपूर्ण दहन से क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। उसके बाद वैश्विक तापमान में जो वृद्धि है इससे कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा प्रभावित होता है। कोयला का डिजिटल जो दहन दिया गया है तो इसका संबंध सल्फर डाइऑक्साइड से होगा, और अम्लीय वर्षा के लिए SO2 और NO2 जिम्मेदार होता है। सही आंसर इसमें देखा जाए तो सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 26, लिखा है मानव शरीर का pH रेंज बताइए कितनी होती है। तो मानव शरीर की अगर देखा जाए तो 7.35 से 7.45 तक। फ्रेंड्स एक दो सवाल एग्जाम में आता है, जैसे नींबू के बारे में पूछा जाता है, तो रेंज में अगर नींबू का पूछा जाएगा तो याद रखेंगे 2.2 से 2.4 तक। वहीं सिरका का अगर पूछा जाए सिरका का, तो सिरका का रेंज में याद रखेंगे 2.4 से 3.4 तक, क्योंकि ये सारा सवाल आता है। इसके बाद मानव रक्त का अगर पूछा जाए, वैसे तो एग्जैक्ट 7.4 होता है रक्त का, बट आप रेंज में याद रखेंगे 7.3 से 7.5 तक, ठीक है। नेक्स्ट है 27, गैल्वेनिक सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो फ्रेंड्स गैल्वेनिक सेल जो होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है, और गैल्वेनिक सेल को 2 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में, तो 2 भाग में। एक होता है प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वैसे सेल को कहते हैं जिसका एक बार अगर आपने प्रयोग किया है तो उसके बाद वो निष्क्रिय हो जाता है, यानी दोबारा प्रयोग में नहीं आता है। वहीं द्वितीयक सेल की बात करेंगे तो इन्हें आवेशित कर बार बार आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे द्वितीयक सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में 28, काय निम्न में से कौन सा कथन सही लिखा गया है। तो पहला है कि जीवों में द्विजगत सिद्धांत कैरोलस लिनियस ने दिया, बिल्कुल सही है। इसके बाद है जीवों के 5 जगत का वर्गीकरण विटेकर द्वारा किया गया, ये भी कथन सही है। तो दोनों का दोनों कथन सही होता है। नेक्स्ट रहेगा 29, क्वेश्चन है एक कार एक गोल ट्रैक पर एक जैसी स्पीड से चलती है, तो कौन सा ऑप्शन सही है। इसकी स्पीड एक जैसी है या इसका वेग एक जैसी है। तो एक जैसी अगर स्पीड से गोल ट्रैक पर चल रही है, इसका मतलब इसका स्पीड एक जैसा है, यानी ऑप्शन ए करेंगे। फ्रेंड्स स्पीड यानी जो चाल होता है वो अदिश राशि होता है। कैसा होता है, अदिश राशि होता है। वहीं अगर वेग की बात करेंगे तो ये आपका सदिश होता है, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए। नेक्स्ट होगा 30, लिखा है नीचे दिए गए स्टेटमेंट पर गौर करें और सही ऑप्शन चुने कौन सा होगा। पहला है कि जाइलम जड़ों से पत्तियों तक पानी और मिनरल पहुंचाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि फ्लोएम पत्तियों के दूसरे हिस्सों तक खाना सिर्फ नीचे की तरफ पहुंचाता है, तो सिर्फ नीचे यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये ऊपर नीचे दोनों ओर पहुंचाता है, इसलिए दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है। तो सिर्फ ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 31, जिसमें सूची 1 और सूची 2 मैच करना है। तो एक तरफ विदेशी यात्री और दूसरे तरफ शासक है। निकोलो डी कॉन्टी जो आया था वो देवराय द्वितीय की प्रथम के शासनकाल में।
अब्दुल रज्जाक का जो संबंध होगा वो देवराय द्वितीय से संबंधित होगा। बारबोसा का संबंध फ्रेंड्स कृष्णदेवराय से, और नूनीज का संबंध अच्युत देवराय से। यानी ये आपका सीधा सीधा मैच कर रहा है, और सीधा सीधा मैच कर रहा है तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है 32, और इसमें देखिए लिखा है कि निम्नलिखित कांग्रेस के पूर्व राजनीतिक संगठन को सही कालक्रम में सजाइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना की बात किया जाए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना याद रखेंगे 1866 में होती है। बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी जो दिया है इसकी स्थापना 1843 में होती है। मद्रास महाजन सभा जो दिया गया है तो यहाँ पर याद रखेंगे मद्रास महाजन सभा 1884 में होता है, और बंगाल प्रकाशिक सभा जो दिया है 1836 में। अब इसे कालक्रम में अगर सजाएंगे तो आपका ऑप्शन बी सही मैच करेगा। नेक्स्ट है 33, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण अधिकारी के संबंध में कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, ये बताइएगा। तो यहाँ पर बाजार नियंत्रक दीवाने रियासत से बिल्कुल संबंधित था, सही है। बाजार अधीक्षक जो है वो शाहनाए मंडी से संबंधित था, ये भी सही है। बाजार निरीक्षक बरीदे मंडी से संबंधित था, ये भी सही है। तीनों के तीनों सही है, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है 34, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य का कर्म बताइए क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सहायक संधि लाया कौन था। तो याद रखेंगे लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि लाया गया था, और इसे हैदराबाद ने, याद रखेंगे हैदराबाद इसे कब स्वीकार किया था? तो 1798 में। मैसूर ने कब स्वीकार किया था? तो 1799 में। और पेशवा के द्वारा 1802 में इसे स्वीकार किया गया था। पहला ही ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट सवाल 35 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्रोह का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही है, बताइएगा। सबसे पहले इसमें सन्यासी विद्रोह होता है, और सन्यासी विद्रोह आपका 1763 में शुरू होता है, ठीक है, और अप्रॉक्स 1800 ईस्वी तक चलता है। नील विद्रोह की बात करेंगे तो नील विद्रोह का प्रारंभ 1859-60 में होता है, और पवना विद्रोह जो दिया है इसका प्रारंभ 1873 में होता है, और अप्रॉक्स 76 तक चलता है। सही आंसर जो मैच करेगा कर्म में ऑप्शन ए ही करेगा। 36 नंबर, विलियम जोन्स के बारे में निम्न में से कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, इसका आंसर बताइए, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि उन्हें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के एक भाषाविद के रूप में नियुक्त किया गया था, तो नहीं, ये गलत है। इसे भाषाविद के नहीं बल्कि एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। किस रूप में? तो याद रखेंगे न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। पहला कथन गलत है। 37 लिखा है निम्न को सही कालक्रम में व्यवस्थित करिए, कौन सा इसमें सही होगा। अगर शासन काल को देखा जाए तो सबसे पहले इसमें लॉर्ड कर्जन आएगा, और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल आप याद रखेंगे 1899 से 1905 तक, ठीक है। दूसरे नंबर पर लॉर्ड हार्डिंग, और लॉर्ड हार्डिंग का शासन अगर देखा जाए तो 1910 से, याद रखेंगे 1910 से 1916 तक। इसके बाद चेम्सफोर्ड की बारी आता है 1916 से, तो 1916 से याद रखेंगे 21 तक। और इसके बाद इरविन का समय आता है 1926 से कब तक? तो 1931 तक। सही सीक्वेंस इसमें जो बनता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय मंदिर में भव्य गोपुरम को जोड़ने का श्रेय निम्न में से किस शासक को दिया जाता है? तो इसमें फ्रेंड्स याद रखना है 38 के लिए कृष्णदेव राय इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 39, हड़प्पा सभ्यता के नगर प्रायः 2 भागों में बटे थे, लेकिन निम्न में से कौन सा स्थल ऐसा था जो 3 भागों में बटा हुआ था? तो 3 भागों में बटा हुआ था, इसका सीधा आंसर याद रखना है धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा राइट होगा। 40 नंबर है, चिश्ती सिलसिले के प्रथम 3 सूफियों का कर्म बताइए, इनमें से कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स इसका कर्म बनेगा मोइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी और गंज ए शकर। बी ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट है 41, कहा है कि कुषाण शासक कनिष्क के काल में भारत में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैली का विकास हुआ। पहला बताना है ऑप्शन से और दूसरा मथुरा शैली है। तो दो शैली का विकास किया गया था, गांधार शैली और मथुरा शैली। तो बी ऑप्शन राइट करेंगे इसमें। नेक्स्ट है 42, क्वेश्चन है कि जोतदार के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है कि यह जमींदारों का राजस्व वसूलने में सहायता करता था। तो नहीं, ये जमींदार को राजस्व वसूलने में सहायता नहीं करता था, बल्कि ये धनी वर्ग के किसान हुआ करते थे। ये धनी वर्ग के किसान हुआ करते थे। दूसरा कथन सही है। तो केवल और केवल केवल दो कथन सही होगा, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है 19वीं सदी के प्रेसिडेंसी और प्रांतीय सरकार के संबंध में दिए गए कथन पर विचार करिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है कि प्रांतीय सरकारों को प्रेसिडेंसी सरकारी से अधिक शक्ति प्राप्त थी। नहीं, ऐसा नहीं था, उल्टा लिखा गया है। दूसरा, प्रांतों का शासन गवर्नर जनरल द्वारा चलाया जाता था। तो नहीं, यहाँ पर प्रांतों का शासन गवर्नर के साथ कुछ अन्य सदस्य का काउंसिल होता था, वो चलाते थे। यानी इसमें ना तो एक ना ही दो आंसर करना होगा। नेक्स्ट है 44, भारत में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षा का अंत का निर्णायक कारण क्या माना जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से माना जाता है बांडी बास का निर्णायक पराजय। और ये बांडी बास का युद्ध हुआ था 1760 में। कब हुआ था? 1760 में हुआ था। 45, लिखा औपनिवेशिक काल में अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत का संबंध निम्न में से किससे था। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, इसका संबंध शिक्षा से था। किससे? शिक्षा से। और ये सिद्धांत किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा। लॉर्ड मैकाले के द्वारा कब लाया गया था? तो याद रखेंगे 1835 में ये प्रस्तावित किया गया था। आगे आते हैं 46 में, अमेरिका में बनी गदर पार्टी भारत में विद्रोह आरंभ के लिए कृत संकल्प थी। तो निम्न में से किस प्रदेश को पार्टी ने अपना सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ के लिए चुना था। 46 के लिए राइट आंसर बिल्कुल पंजाब करना होगा इसका राइट आंसर। गदर पार्टी आया है तो याद रखिएगा, गदर पार्टी जो है इसका गठन 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है 47, क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहाँ से प्रकाशित होता था। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 1905 के बाद अनेक समाचार पत्र जो क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने लगे थे, तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका प्रकाशन बंगाल क्षेत्र से होता था। नेक्स्ट है 48, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और इनमें से सही कथन बताइए क्या है। तो इसमें फ्रेंड्स पहला कथन और दूसरा कथन ये दोनों के दोनों कथन सही हैं। आप यहाँ पर राइट आंसर सी कर सकते हैं इसमें। ठीक है। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट है 49, लिखा है लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज किस उद्देश्य के लिए खोला था। तो उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि सिविल सेवा में युवाओं के प्रशिक्षण के लिए, यानी बी ऑप्शन डी राइट होगा। और ये अप्रॉक्स 1800 ईस्वी में शुरू किया गया था। कब? 1800 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सही कथन बताइए कौन सा है। पहला है कि 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल को बल देने के लिए आमरण अनशन किया था। बिल्कुल सही है। दूसरा है रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान गांधी जी तटस्थ रहे थे। तो नहीं, तटस्थ नहीं रहे थे, बल्कि गांधी जी ने इसका विरोध किया था। तो 50 का आंसर जो है ऑप्शन ए करेंगे, केवल पहला। चलिए 51 में यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 आप सबका मैच करना है। भारतीय जनसंघ का संबंध जो है इसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था। वहीं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना के.एम. मुंशी से संबंधित होगा। तो सही ऑप्शन देखा जाए तो बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है 52,
निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है और शोषण का विरुद्ध अधिकार 23 और 24 आर्टिकल में दिया गया है। इसका सही आंसर बी होगा 23 का 1। वहीं आर्टिकल 24 के बारे में याद रखेंगे, इसमें कहा गया है कि कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को या खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता, इस पर प्रतिबंध है। तो सही आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट है 53। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और फिर से सही कथन बताना है कौन सा है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, पहला कथन है कि कानून बनाना केवल एक विधा ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। पहला कथन सही है। दूसरा, मंत्री के अतिरिक्त कोई सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं, ये भी सही है। यानी दोनों के दोनों कथन सही हैं। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 54। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, यह उपबंध किससे संबंधित है? तो 54 का राइट आंसर याद रखना है, ये मूल कर्तव्य है। कैसा है? मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य आया है तो याद रखेंगे मूल कर्तव्य की संख्या कितना है? 11 है। क्वेश्चन आता है कि मूल कर्तव्य जो लाया गया था किस समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में शामिल किया गया। वहीं अगर मूल कर्तव्य पूछा जाए किस भाग में है, तो 4 के ए में है और आर्टिकल की बात करेंगे तो 51 ए में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 से। क्वेश्चन है, प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अभिप्राय जो है वो क्या होता है? तो जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक शब्द आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब होता है ऐसी व्यवस्था जहाँ भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। चलिए अब आ गया सूची 1 और सूची 2, 56 नंबर। तो एक तरफ आपका राज्य है और राज्यसभा के सीटों की संख्या पूछा गया है। तो गुजरात में आपका जो होता है वो 11 होता है। ठीक है, कर्नाटक में जो होता है वो 12 होता है। बिहार की बात करेंगे तो 16 और उड़ीसा में 10। सही ऑप्शन कौन सा मैच करेगा 56 का? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी मैच करेगा। बताइएगा 57 में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है। तो ऊपर से पहला, दूसरा और तीसरा कथन पढ़ेंगे तो ये तीनों के तीनों राइट हैं, लेकिन ऑप्शन डी गलत होगा, क्योंकि कहा गया विधानसभा में एंग्लो समुदाय के एक सदस्य को नामित किया जाता है, जो गलत है। इसे अब हटा दिया गया है। तो इसे हटा दिया गया 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे हटा दिया गया है। तो आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट है, संविधान की बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला दिया है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला आया था 1973 में, उसी से ये संबंधित है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट रहेगा 59। कहा 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान लागू हुए थे इनमें से? तो इसमें याद रखेंगे नागरिकता आपका हो गया, निर्वाचन और अस्थायी संसद। तो आपका 1, 2, 3 यहाँ पर करना राइट है, बी ऑप्शन में। नेक्स्ट सवाल रहेगा 60 नंबर सवाल से, और 60 में देखिए कहा गया कि असत्य कथन बताइए इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, 60। तो पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, बट चौथा यहाँ पर गलत है। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही लाया जाएगा, यह आर्टिकल 192 से नहीं बल्कि आर्टिकल 198 से संबंधित होता है, इसलिए राइट आंसर डी करना होगा। चलिए 61। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो इसमें वर्ष सीधा याद रखेंगे 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पहले भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई, ये बैंक कौन थे? तो इसमें आपका बैंक था बैंक ऑफ बंगाल और इसके बाद बैंक ऑफ मद्रास।
यानी कि ऑप्शन डी उत्तर करेंगे, ए तथा सी दोनों। नेक्स्ट रहेगा 63, लिखा है कि बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था। बाजार का नियम जो दिया गया है वो याद रखना है जे बी से के द्वारा। 64, लिखा है रेपो रेट क्या होता है। महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखना है कि वह दर जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। 65 नंबर, लिखा है नरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो नरेगा के बारे में फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो कथन है वो देखना है कौन सा उत्तर सही होगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी के सभी कथन राइट है। आंसर इसका ऑल हो जाएगा, सभी हो जाएगा। 66 नंबर सवाल, क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति क्रमशः कितनी है। तो यहाँ पर निर्धारित किया गया 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी। नेक्स्ट है, लिखा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है कब आया था। तो ये आपका आया था 1986 में। कब आया था? 1986 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग में कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है, बताइएगा। गोस्वामी समिति का संबंध औद्योगिक रुग्णता से सही है। जानकी रमन समिति का भी संबंध सही है। मल्होत्रा का भी सही है। बट तारापोर समिति का संबंध यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि तारापोर समिति का संबंध है पूंजी खाते में रुपये की परिवर्तनीयता पर सलाह देना, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था। याद रखना है बांकीपुर जेल। किसमें? तो बांकीपुर जेल में कैद करके रखा गया था। क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कहाँ से किया गया था। तो गिरफ्तार किया गया था पटना के सदाकत आश्रम से। कहाँ से? तो पटना के सदाकत आश्रम से गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। तो देखिए प्रयत्न जो किया गया था वो दीप नारायण सिंह के द्वारा, दीप नारायण सिंह के द्वारा प्रयत्न किया गया था। और यह अधिवेशन जो है 1909 में हुआ था भागलपुर में। कहाँ पर? भागलपुर में। और इसकी अध्यक्षता जो है सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। ये भी याद रखना है कि इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण जो है वो कब किया गया। तो इसका आंसर होता है यहाँ पर फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं होगा, आंसर इसका डी करेंगे, ठीक है। क्योंकि 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान रखा गया है, इसलिए आंसर डी होगा। नेक्स्ट है 72, लिखा है किसने दुखी हृदय जैसे छदम नाम के तहत लिखकर चंपारण के किसान की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है। तो इसके लेखक हैं पीर मोहम्मद मुनीस। नेक्स्ट है 73, लिखा है निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सही कथन बताइए कौन सा है। तो इसमें फ्रेंड्स पहला कथन और दूसरा कथन दोनों आपका राइट है, इसलिए सी ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित कथन में असत्य कथन बताइए, इनमें कौन सा होगा। चलिए, कुशेश्वर झील दरभंगा से संबंधित, बिल्कुल सही है। जगतपुर झील भागलपुर से संबंधित, बिल्कुल ठीक है। अनुपम झील कैमूर से, आंसर इसका इनमें से कोई नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 75 से, लिखा है बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक सिंचित है। सर्वाधिक सिंचित में आपका आएगा रोहतास। नेक्स्ट है भारत में जनजातियों का उसके आबादी के अनुसार सही कर्म बताइए, इनमें से क्या होगा। सबसे अधिक जो पाई जाती है फ्रेंड्स वो है भील, दूसरे स्थान पर गोंड, फिर संथाल। बी ऑप्शन सही करेंगे। चलिए 77 में, बिहार की भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में कथन पर विचार करिए और सही कथन कौन सा है ये बताइए। ठीक है, तो इसमें आपका पहला कथन, दूसरा कथन, चौथा कथन बिल्कुल सही है, बट तीसरा कथन यहाँ पर गलत है, क्योंकि तीसरा कथन में है कि विंध्य कर्म की चट्टानों का विस्तार बिहार में नहीं है। ये कहना गलत है, क्योंकि
इस प्रकार का चट्टान बिहार में विस्तृत है, तो इसलिए आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट है 78, लिखा है कोसी की सहायक नदियां इनमें से कौन कौन है। तो कोसी की सहायक नदियां में आपका अरुण, तिमोर और लिखू आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, बताइए। सचिव के बारे में सत्य कथन है कि उसे राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो बिल्कुल सही लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य की सूची किस अनुच्छेद के तहत दिया गया। आर्टिकल यहाँ पर याद रखना है, वो है 243 का जी के तहत। पंचायती राज व्यवस्था आया है तो याद रखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था में क्वेश्चन आता है कि त्रिस्तरीय प्रणाली के लिए सिफारिश कौन किया था, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति। और पंचायती राज जो है किस भाग में है, तो इसका भाग भी याद रखिए, भाग 9 में, ठीक है। नेक्स्ट है 81, निम्न में से कौन चिकित्सा के विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 का विजेता है। अब यहाँ से आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा 100 तक, तो इनमें से सभी उत्तर याद रखेंगे, ABC तीनों होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक लॉन्च किया है, जो समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए बड़ा कदम है, तो आंसर होगा फिलीपींस। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में यूरिया संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किए जाने की घोषणा किया गया है, तो यह घोषणा असम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 लिखा है केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा किया गया है, तो ये किया गया 2028 तक। नेक्स्ट लिखा हुआ निम्न में से कौन पिघले हुए लवण रिएक्टर में उपयोग हेतु थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक परिवर्तित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो पहला देश बन गया चाइना। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य में अपनी समृद्ध जैव विविधता और पारिस्थितिक मूल्य के कारण रामसर स्थलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रस्तावित ओमराई डोडवा वेटलैंड कॉम्प्लेक्स स्थित है, तो इसका आंसर होता है असम। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य ने पारंपरिक स्टाम्प पेपर बॉन्ड के स्थान पर आयात और निर्यात व्यवसाय के लिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड प्रणाली का शुरुआत किया है, तो ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री को हाल में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, आंसर होता है धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला अधिकतम खुला वन क्षेत्र वाला जिला है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होता है कैमूर। नेक्स्ट है 90, फीडे महिला विश्व कप फाइनल खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला शतरंज खिलाड़ी कौन है, तो आंसर होता है दिव्या देशमुख। नेक्स्ट लिखा है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौता पर कब साइन हुआ है, तो ये किया गया है 24 जुलाई 2025 को। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेश विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया है, तो इसका आंसर सी होगा आकाश प्राइम। नेक्स्ट है हाल ही में लॉन्च किए गए ज्ञान भारतम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो फ्रेंड्स इसका प्राथमिक जो उद्देश्य है वो ऑप्शन सी होगा प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार निर्माण। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सत्य कथन बताइए कौन सा है, तो इसमें पहला और तीसरा कथन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है कि किस शहर ने भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो ये किया गया चेन्नई के द्वारा। नेक्स्ट है भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 किस स्थान पर शुरू किया गया है, तो आंसर होता है जोधपुर। नेक्स्ट है हाल ही में किस विदेशी विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला परिसर स्थापित किया है, तो 97 का आंसर बी होगा यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। नेक्स्ट है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर याद रखना है शेखपुरा।
और नेक्स्ट है कि किसे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर होगा राजीव रंजन। और आज का अंतिम सवाल, सुंदरबन टाइगर रिजर्व 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के विस्तार के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनने के लिए तैयार है। तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो सबसे बड़ा है नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, ये था आप सभी का कंप्लीट सामान्य अध्ययन का सेट जो कंप्लीट होता है। तो आप सभी का निरंतर यहाँ पर प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसका PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सबको मिल जाएगा, वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं और एक बार पुनः सभी क्वेश्चन का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार जो भी जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक सेट का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचता रहे।